मित्रों नमस्कार और आपका अनुजकर कोचिंग में मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि कल यूपीएससी ने अपनी 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम को कंडक्ट किया था। यह पेपर एक लंबे समय के अंतराल के बाद हुआ था। आप में से कुछ मित्र कल के पेपर को देने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में बैठे भी होंगे और आप में से कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो 2021 या 2022 या उसके बाद एग्जाम को देने वाले हैं। इस पेपर के होने के बाद से ही, क्योंकि कल का पेपर सरल और कठिन प्रश्नों दोनों का ही मिश्रण था और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी था, आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे और मेल भी प्राप्त हुए। खासकर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से जोड़ के जो एक प्रश्न पूछा गया था कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, तो मैंने सोचा कि एक विस्तृत वीडियो इसके ऊपर आप लोगों को कवर किया जाए, जिसमें कोई समय की पाबंदी ना रहे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और इस वीडियो में हम यूपीएससी में पूछे गए इतिहास के सभी क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे बिना किसी समय की पाबंदी के साथ। और इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो इतिहास का पेपर था वो पहले की तुलना में काफी अलग था। ऐसा होता था सामान्यतः कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए वो एंशिएंट हिस्ट्री से आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो तथ्यात्मक नेचर के थे, फैक्चुअल नेचर के थे। तो एक तो आप लोगों को पता लगेगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, उसके पीछे का आधार क्या था। और यदि कोई भी मित्र आगे के समय में पेपर को देने वाला है, उसको भी यूपीएससी की तैयारी के प्रति भारत के इतिहास की एक रणनीति पता लगेगी। आप लोगों को पहले ही पता लग गया होगा, आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर जो मैं किताब लिख रहा था वो अब उपलब्ध है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, आप इसको इंडियन पॉलिटी से भी जोड़ के देख सकते हो, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों की बात की गई है, इसलिए मैंने इतिहास के विषय में इसको शामिल किया और इस प्रश्न का विश्लेषण हम देखेंगे। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म इज, महात्मा गांधी और मार्क्सवाद की विचारधारा में या गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक सामान्य चीज क्या देखने को मिलती है। देखिए मित्रों, कभी कभी आपके सामने यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें प्रश्न की भाषा कुछ इस तरीके से रहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। विदेशी शासन का या ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, चार ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से क्या प्रभाव नहीं था। मतलब या तो आपको यह उसमें चूज करना है कि एक गलत कौन सा था जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव नहीं रहा, या आप तीन सही को चूज कर लीजिए। उसी प्रकार से इस प्रश्न में या तो आप महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के बीच में आप या तो यह डबल कर लीजिए कि इनमें कॉमन एग्रीमेंट क्या था, दोनों ने ही किस चीज को मान्यता दी, या आप यह देख लीजिए कि तीन बातों पे तो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी कभी भी सहमत नहीं हो सकते। अब यह बड़ा कंसेप्चुअल कैटेगरी का क्वेश्चन था। पीएसआईआर ऑप्शनल जिनका है और जिन्होंने पढ़ा है कि गांधी को एनार्किस्ट भी बोला जाता है, तो वो इस प्रश्न को ज्यादा इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन जिनको केवल भारत के इतिहास की ही समझ है और महात्मा गांधी को केवल उनने आंदोलन की राजनीति तक ही सीमित करके पढ़ा है, अगर आपको गांधी के पॉलिटिकल थॉट के बारे में पता नहीं है और राज्य के तौर पे स्टेट के लिए महात्मा गांधी का क्या परसेप्शन था, तो हो सकता है यह क्वेश्चन मिस हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। क्या महात्मा गांधी या गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम लक्ष्य था
स्टेटलेस सोसाइटी मतलब राज्य विहीन समाज, पहला ऑप्शन। क्लास स्ट्रगल, वर्गीय संघर्ष, दूसरा ऑप्शन। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति होती है उसका एबोलिशन, और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक नियतिवाद। अब देखिए मित्रों, जब आप इसमें से दूसरे ऑप्शन पे विचार करते हो, क्लास स्ट्रगल पे, तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स, इनकी जो सोच रही, महात्मा गांधी कभी भी क्लास स्ट्रगल को तो प्रमोट नहीं करेंगे, वर्गीय संघर्ष को प्रमोट नहीं करेंगे। इसके पीछे का कारण मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाके बताता हूं। क्लास स्ट्रगल का मतलब हुआ जब एक क्लास स्ट्रगल कर रही है दूसरी क्लास के अगेंस्ट में। जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूं, कार्ल मार्क्स ने कोटेशन बोला था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। दुनिया के जितने भी कामकाजी वर्ग है वो आपस में जुड़ जाएं, उनके पास बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का जो विचार था वो था ऑनरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट। ऑनरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट का मतलब क्या हो गया? सर्वहारा वर्ग की स्वामित्व स्थापित हो। जो सर्वहारा वर्ग है, जो प्लोरिटेरिएट क्लास है, जो कृषक वर्ग है, जो पीजेंट क्लास है, या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्लास है, जो औद्योगिक श्रमिकों की क्लास है, उनकी ओनरशिप हो। मैं आपको इस बात को लिख के समझाता भी हूं, मुझे कहीं खाली स्पेस मिले तो देखिए, मार्क्स क्या बोलते थे? ऑनरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट। ऑनरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट का मतलब था सर्वहारा वर्ग की ऑनरशिप हो। सर्वहारा वर्ग मतलब जो सब कुछ हार चुका है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरे पहले की भी वीडियोस को देखा है, जहां पे मैंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को कंपेयर किया है, वहां भी मैंने प्लोरिटेरिएट और बुर्जुआ वर्ग की बात की है। तो प्लोरिटेरिएट क्लास कौन सी थी? या तो वे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे, जैसे कि अगर आप रशियन क्रांति की बात करोगे, रूसी क्रांति की बात करोगे, तो रूसी क्रांति में प्लोरिटेरिएट क्लास कौन सी थी? इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर। और दूसरी तरफ चाइना में प्लोरिटेरिएट क्लास कौन सी थी? सर्वहारा वर्ग कौन सा था? पीजेंट्स हुआ करते थे। तो कार्ल मार्क्स बात करा करते थे ऑनरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व, और यह बोला करते थे कि वर्तमान में समाज में ऑनरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास है, ऑनरशिप ऑफ द बुर्जुआ है। तो जब औद्योगिक क्रांति आई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्लास निकली थी जिसका नाम था कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीपति वर्ग। उस पूंजीपति वर्ग की क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत थी, और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आर्थिक के साथ साथ उसकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। अगर उसकी इकोनॉमिक पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग है तो उसकी पॉलिटिकल और सोशल पोजीशन भी स्ट्रांग रहेगी। तो औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कैपिटलिस्ट क्लास निकली, उसमें से जो रिच और एरोगेंट क्लास थी उसको बोला जाता है बुर्जुआ क्लास। तो कार्ल मार्क्स इस बात को बोलते थे कि ऑनरशिप किसकी होना चाहिए? प्लोरिटेरिएट क्लास की होना चाहिए, वर्कर्स की होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की होना चाहिए। और अभी ऑनरशिप किसकी है? बुर्जुआ की है, कैपिटलिस्ट क्लास की है, लैंडलॉर्ड्स की है। इनकी ऑनरशिप को हटा के प्लोरिटेरिएट क्लास की ऑनरशिप को स्थापित करना है। और कार्ल मार्क्स बोलते थे कि ऑनरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट को कैसे किया जाएगा? एक हिंसक क्रांति के द्वारा किया जाएगा, एक वायलेंट रेवोल्यूशन के द्वारा किया जाएगा। तो मार्क्सिस्ट जो विचारधारा थी वो एक हिंसक क्रांति की बात करती थी। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे मित्रों, तो क्लास स्ट्रगल वाला बात तो महात्मा गांधी से रिलेट नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी में तो कई बार मुख्य परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक यूपीएससी का अभ्यर्थी होने के तौर पे थोड़ा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना चाहिए। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन में पूछा गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, वेरियस वॉइसेस फाउंड देयर वे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में अलग अलग वर्गों ने अपनी आवाज की प्राप्ति करी। मतलब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार महात्मा गांधी के नेतृत्व में बढ़ा। तो यदि क्लास स्ट्रगल की आप बात करते हो तो एक पर्टिकुलर क्लास ही होगी। अलग अलग क्लासेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्यों? तो फिर बी ऑप्शन तो गलत नजर आता है। और देखिए, बी ऑप्शन तो इसलिए भी गलत है, यदि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही उदाहरण के तौर पे लोगे तो गांधी के ऊपर तो यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसलिए सस्पेंड कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को इसलिए स्थगित कर देते हैं कांग्रेस के विरोध के बाद, क्योंकि गांधी को इस बात का डर था कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप कांग्रेस और गांधी के हाथ से निकल के कृषकों के पीजेंट्स के हाथ में ना चली जाए। एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है रजनी पाम दत्त। ये आप लोग ऐसा मान सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और उसके बाद में आप देखेंगे कि सबसे पहले भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखकों में से एक रहे। बाद में देसाई साहब आए, उसके बाद बिपिन चंद्र साहब आए, और बिपिन चंद्र साहब का भी जो काम रहा इतिहास में वो भी अलग अलग चरण में अलग अलग विचारधारा के साथ रहा। तो रजनी पाम दत्त तो महात्मा गांधी को इस बात पे आरोपित करते हैं कि महात्मा गांधी को यह डर था कि कहीं गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप ना खो दें और किसानों के हाथ में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व ना चला जाए, इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि गांधी को डर था कि क्लास स्ट्रगल ना हो जाए। तो फिर ये सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? चलो, वो आरोप भले ही मैं आपको बताता हूं वो आरोप सही नहीं था। गांधी ने इस कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड नहीं किया था, उसके पीछे का कारण चोरी चोरा कांड था। कभी मौका मिला तो मैं रजनी पाम दत्त उनके इतिहास लेखन के बारे में समय के साथ साथ देसाई साहब और बिपिन चंद्र के काल तक आते आते कैसे उस इतिहास लेखन में मार्क्सवादी अप्रोच में अंतर आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्लास स्ट्रगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेरियस वॉइसेस फाउंड देयर वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब देखिए कोई मित्र इसमें इस प्रकार से फंस सकता है, वो सोच सकता है, और मित्रों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, यूपीएससी के एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन के प्रति यदि आपको क्लोज पहुंचना है तो थोड़ा डेप्थ में हमको चीजों को जानना पड़ेगा। अब इसका आंसर वैसे तो है स्टेटलेस सोसाइटी, हम ये भी आपको बता सकते हैं कि इसका उत्तर है राज्य विहीन समाज। लेकिन काफी सारे बच्चे जिनको गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट के बारे में नहीं पता है, और यह पता नहीं है कि गांधी के आलोचकों के द्वारा उनको एक एनार्किस्ट के रूप में भी घोषित किया जाता है, एक अराजकतावादी भी बोला जाता है, वो इस क्वेश्चन के प्रति ज्यादा सहजता को महसूस नहीं करेंगे। तो अब पेपर तो क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन का समय है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ही डेप्थ में जाके चीजों को एनालाइज करना होता है। एक बार तो यदि अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो इतिहास की समझ भी रखता है वो भी इस क्वेश्चन को करने में भ्रमित हो सकता था कि यार गांधी जी स्टेटलेस सोसाइटी की बात तो नहीं कर सकते, इसलिए आंसर इन तीनों में हो सकता है। और उसमें भी जिस व्यक्ति को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब नहीं पता है, आर्थिक नियतिवाद का मतलब नहीं पता है, वो भ्रमित हो सकता था। तो हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? हम भूतकाल को पढ़ के अपने वर्तमान को सुधार के अपने फ्यूचर के रास्ते के प्रति जा सकें। उसी प्रकार से ये जो एनालिसिस होगा, आप भूतकाल में जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए, आप वर्तमान में अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करके भविष्य उन्मुख हो, इसलिए एनालिसिस किया जाता है। तो ये क्लास स्ट्रगल वाला तो गलत हो गया। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब देखो सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करते हैं कि अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों आंसर हो सकता है। काफी सारे लोगों ने आप में से ऐसा पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी शुरुआत में लघु उद्योगों का ही समर्थन करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही समर्थन करते थे, और महात्मा गांधी शुरुआती वर्षों में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का समर्थन या जिस प्रकार का वेस्ट में औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसको सपोर्ट नहीं करते थे।
लेकिन यदि आप इस बात को गहरे तौर पे एनालाइज करेंगे तो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी और मार्क्सिज्म उसी पे आधारित था। इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का मतलब क्या होता है? आर्थिक नियतिवाद। आर्थिक नियतिवाद का मतलब होता है जब एक इकोनॉमिक सिस्टम ही आपके पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस को डिफाइन करे। आर्थिक संबंध ही आपके सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को डिसाइड करे। कार्ल मार्क्स का मानना यह था, महात्मा गांधी का ऐसा मानना नहीं था। अब देखिए, या तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 चूज कर लीजिए जो दोनों में कॉमन नहीं हो सकते, या एक कॉमन चूज कर लीजिए, जो भी आपको फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल लगे। अब देखिए मित्रों, मैं इस बात को समझता हूं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को जब आप दे रहे होगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना डेप्थ में जाके इनके बारे में सोच पाए। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको याद होगा, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर किसी भी बच्चे ने ऐसा पढ़ा है कि गांधी को एनार्किस्ट उनके आलोचकों के द्वारा उनको अराजकतावादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि गांधी भी कार्ल मार्क्स की तरह एक स्टेटलेस सोसाइटी को इमेजिन करते थे। हालांकि मार्क्सिज्म ऑनरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को स्थापित करने के लिए एक हिंसक क्रांति की बात करता था, लेकिन महात्मा गांधी ने उस हिंसक क्रांति की बात नहीं की। उनका मॉडल अहिंसा का मॉडल था। यहां पे स्टेटलेस सोसाइटी से महात्मा गांधी का मतलब, राजविहीन समाज से महात्मा गांधी का मतलब अथॉरिटी की पावर को सीमित करना था, ना कि उनका मतलब वायलेंस के आधार पे, हिंसा के आधार पे एक सत्ता को जड़ से उखाड़ दे देना था। हालांकि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों की एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज, एक स्टेटलेस सोसाइटी थी, लेकिन मार्क्स के हिसाब से और महात्मा गांधी के हिसाब से स्टेटलेस सोसाइटी के मायने अलग अलग थे। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन को लिख रखा है, एक बार इस पे नजर मार लेते हैं। Unless power is generated from below, a country as large as India would not be able to defend itself. आप लोगों को गांधी जी के स्वराज का मतलब तो पता होगा। स्वराज का मतलब महात्मा गांधी के हिसाब से continuous effort to be independent of government control, whether it is a foreign government or whether it is a national government. स्वराज का मतलब महात्मा गांधी के हिसाब से एक निरंतर प्रयास था। किस चीज का निरंतर प्रयास? कि आप किसी सरकारी नियंत्रण से फ्री हो पाओ। क्यों? और कौन से सरकारी नियंत्रण से? भले वो विदेशी हो या भले वो राष्ट्रीय हो। अब देखो, गांधी जी यहां पे स्टेट की पावर को लिमिट इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से एक आदर्श समाज सेल्फ गवर्निंग सिटीजन होगा। आप लोगों को पता है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा का गांधी जी का दृष्टिकोण था। तो उनके हिसाब से सेल्फ गवर्निंग सिटीजन यदि होता है तो स्टेट की पावर लिमिट रहनी चाहिए। और गांधी ने कई जगह तो अपने बातों में यह जिक्र भी किया है, अपने डर का भी जिक्र किया है कि स्टेट की बढ़ती पावर के प्रति गांधी जी ने अपना भय प्रस्तुत किया है। जैसे अगर आप आगे चलेंगे तो आप यहां पे देखेंगे, आई लुक अपॉन एन इंक्रीज ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट विद द ग्रेटेस्ट फियर। तो यहां पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन नॉन वायलेंस और अहिंसा डिफरेंशिएट गांधी एनार्किज्म फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर मार्क्सिस्ट थिंकर। तो गांधी का जो अहिंसा का मॉडल था वो ने दूसरे अराजकतावादी जो विचारक रहे उनसे अलग करता है। तो इसके बारे में मित्रों और भी डेप्थ में डिस्कशन हो सकती है। अब हम डेप्थ में तो हर एक चीज को कवर करेंगे, हम अपने आप को समय सीमा पे बांध भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि मेरे को और क्वेश्चंस भी डिस्कस आपसे करना है, अगर आप लोगों की डिमांड आई तो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी
कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में एक विस्तृत वीडियो आप लोगों का मैं कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन अगर आपका PSIR ऑप्शनल था तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने गांधी को एनार्किस्ट उनके आलोचकों के द्वारा बोला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका कारण भी पता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ कैटेगरी का तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly explains the impact of the industrial revolution on India during the first half of the 19th century? प्रश्न को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। यहां पे बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति का भारत में 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में क्या प्रभाव रहा। तो अगर आप देखो तो 1800 से 1850s के बाद की बात की गई है, 1850s के बीच की बात की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे लाइन जो थी, ये जो रेलवे लाइन थी ये तो 1850s के बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। तो 1850 के बाद रेलवे लाइन की भारत में स्थापना हुई। तो थर्ड आंसर इसका गलत होगा। रेलवे लाइन को भारत में एक निवेश के तौर पे लाया गया था। खासकर मित्रों 2010 के बाद भारत में ब्रिटिश के समय जो रेलवेज थे उनका क्या प्रभाव, उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में काफी लिखा गया है। आपने शशि थरूर की किताब के बारे में भी सुना होगा, एरा ऑफ डार्कनेस, उसमें भी इस बात के ऊपर चर्चा की गई है। यूपीएससी में भी रेलवेज के ऊपर प्रश्न आते रहते हैं। जैसे कि 2018 में एक प्रश्न आया, इट वॉज ओनली आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस दैट द रेलवेज रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल एंड हेल्प इन द कंट्री एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कि यह तो केवल आजादी के बाद ही संभव हुआ कि रेलवेज ने भारत के अपने वास्तविक क्षमता का बोध करा के भारत के विकास में मददगार भी सिद्ध हुए। तो रेलवेज के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखो, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, बिल्कुल गलत है। 1813 का जो भारत में चार्टर एक्ट आया, उस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी लाई गई, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति आई। मैंने पहले की वीडियोस में भी अपनी इस नीति के ऊपर बात करी है। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता था कि जितने भी प्रोडक्ट भारत से ब्रिटेन जाते थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा करता था, और भारत में जितने भी ब्रिटिश गुड्स आते थे उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था, क्योंकि अगर ब्रिटिश गुड्स भारत में आएंगे उन पे टैक्स लगेगा तो महंगे मूल्य के हो जाएंगे, फिर भारत के लोग उनके खरीदेंगे क्यों। तो हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये तो गलत ही हो गया। अब देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो मित्रों, एक समय ऐसा था, सिकंदर के बारे में एक बात बोली जाती है। सिकंदर जब जिंदा था, अलेक्जेंडर की मैं बात कर रहा हूं, जिसका विश्व विजय का अपना सपना था, तो सिकंदर के बारे में बोला जाता है, सिकंदर जब जिंदा था तो हाली थे मवाली थे, और सिकंदर जब मर गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। एक समय ऐसा था कि भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी। आरसी दत्त ने भी कहा है, जो कि ब्रिटिश के बड़े उन्होंने बड़ी आलोचना करी कि ब्रिटिश भारत को कैसे आर्थिक आधार पे लूटते चले जा रहे हैं, दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त। तो एक समय ऐसा था कि भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी। आरसी दत्त ने भी बोला, यूपीएससी में भी एक बार पूछ लिया गया, वीविंग यूज्ड टू बी द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट वाज अ परस्यूट ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक समय ऐसा था, आरसी दत्त बोलते हैं, कि जब भारत की मतलब जो बुनाई थी वो नेशनल इंडस्ट्री हुआ करती थी और लाखों महिलाओं के रोजगार का मुद्दा था, और भारत की कॉटन टेक्सटाइल्स वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जाया करती थी।
वन वे फ्री ट्रेड जैसी पॉलिसी आई। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव चढ़ता चला गया। अब भारत एक इंपोर्टेंट नेशन बन के रह गया और भारत की खुद की लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती चली गई। भारत एक मात्र कंज्यूमर नेशन बन के रह गया। सो इट वाज एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। यह क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ नहीं था, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। और इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल से तो यूपीएससी में हमेशा से प्रश्न आते हैं, तो इसको कवर करना जरूरी था। आगे हम बढ़ते हैं और खासकर मित्रों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, दोनों ही भाषाओं में आपके सामने मैं ये प्रश्न लाया हूं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को ही गंभीर रूप से हानि पहुंचा देता है। तो अगर आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अगर आप अपने धर्म में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखने के चलते यदि हम किसी दूसरे धर्म को अपवित्र करार देते हैं या किसी दूसरे धर्म को उसके प्रति घृणा का भाव रखते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने ही धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस क्रम में हम अपने ही धर्म को ज्यादा हानि पहुंचा देते हैं। ये क्वेश्चन था और ऐसा किसने कहा होगा? अब देखिए मित्रों, यदि आपने 6th सेंचुरी बीसी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ा है, रिलीजियस मूवमेंट जो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, तो 62 नए धर्म आए, जिसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म भी एक थी। 62 नए रिलीजन आए और अशोक के समय आते आते इन 62 धर्मों में एक कंफ्यूजन की स्थिति, एक टकराव की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए अशोक ने यह संदेश दिया था। मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान भी कई बार यह पढ़ाया है, आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया था और अशोक धम्म की नीति का पालन करते हैं, युद्ध की नीति को त्याग के। यहां पे धम्म का मतलब क्या है मित्रों? कई सारे इतिहासकारों ने यह जो प्राकृत भाषा का धम्म शब्द है, इसको संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से कंफ्यूज करके देखा है। वो ये मान के चले हैं कि धर्म जो संस्कृत भाषा में होता था, अशोक की धम्म की पॉलिसी का मतलब भी वही था। लेकिन संस्कृत भाषा के धर्म से अशोक की धम्म की पॉलिसी को कंपेयर करना, इसके महत्व को कम आंकने के समान ही होगा। अशोक की धम्म की पॉलिसी आखिरकार किस बारे में थी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। मित्रों, अशोक की जो धम्म की पॉलिसी थी, आप लोग इसको केवल इतना मत समझिए कि अशोक की धम्म की पॉलिसी में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार था। देखो मित्रों, अगर आप अशोक के व्यक्तिगत जीवन की बात करो तो वे अपने व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध के उपासक थे और बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने कदम उठाए। लेकिन अशोक की धम्म की पॉलिसी का केवल मतलब
बुद्धिज्म के प्रमोशन से नहीं था, बल्कि जो एक पीरियड ऑफ कंफ्यूजन था, उस पीरियड ऑफ कंफ्यूजन से लोगों को निकालने के लिए, लोगों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए धम्म की पॉलिसी को लागू किया गया था। तो अशोक ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को अपनी समझाने के लिए, क्योंकि रिलीजियस मतलब एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन आया था, तो वो टेंशन में ना बदल जाए, स्ट्रगल में ना बदल जाए, इसलिए अशोक ने ऐसे किया था। अब मित्रों, कई सारा जब आप यूरोपियन इतिहास को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किसी राजा का एक व्यक्तिगत रूप में जो धर्म रहा, उसने उसको राज्य का धर्म भी घोषित कर दिया। राजा व्यक्तिगत जीवन में जो अपने जिस भी पर्टिकुलर धर्म का उपासक हुआ करता था, उसने उसी को राज्य का धर्म भी घोषित कर दिया। अब देखो, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ और इसी बारे में यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। 2015 में, 2017 में, 2019 के मेंस के पेपर में, कि भारतीय समाज अपने कल्चर को आज तक प्रेजेंट डे तक सस्टेन कैसे रख पाता है, उसके पीछे का कारण भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है। तो इसका आंसर था अशोक। अशोक की धम्म की पॉलिसी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, इस प्रश्न को लेके मैंने काफी सारे कमेंट्स को भी देखा। इस क्वेश्चन को लेके काफी सारे बच्चों के अंदर बेचैनी थी कि सर, हमने समाज और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ा, लेकिन यह तो एक अलग ही क्वेश्चन दे दिया गया, क्या हमें इतनी डेप्थ में पढ़ाई करना होती है? तो देखिए, ये जो विठल विध्वंसक जो पत्रिका थी, जो मंत्री जनरल था, जो कि अनटचेबल पीपल्स को लेके टारगेट ऑडियंस उनकी हुआ करती थी, यह इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। गोपाल बाबा वालंगकर इसका आंसर था। देखिए मित्रों, यदि आप भारत के इतिहास के 1850 से बाद होने वाले सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हो, 1850 से लेकर 1900 के बीच में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, कई सारे समाज सुधारक आए, महिलाओं के अधिकारों की भी बात हुई, जेंडर इक्वलिटी की भी बात हुई, राष्ट्रवाद की भी बात चली, समाज को सुधारने की दिशा में भी कदम उठाए गए। आप ज्योतिबा फुले के बारे में भी पढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जब आप ये जानकारी रखते हो, तभी आपको यह भी पढ़ने का अवसर मिलता है कि ज्योतिबा फूले के ही एक कंटेम्पररी, एक समकालीन नेता थे जो मेहर जाति से आते थे, जिनका नाम गोपाल बाबा वालंगकर था, और इनके द्वारा यह किताब लिखी गई थी जो अनटचेबल्स को टारगेट कर रही थी। इनका काल लगभग 1900 तक रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने भारत में सेना में काफी ज्यादा पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी किया। अब यह बड़ा स्वाभाविक था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को आर्मी से छेड़छाड़ करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि 1857 की क्रांति में सैन्य विद्रोह के तत्व भी शामिल थे। हालांकि इस क्रांति को पूरी तरीके से एक सैन्य विद्रोह करार देना, इसके चरित्र के साथ न्याय करना नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों ने भी इसमें बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। हालांकि बिपिन चंद्र, आधुनिक भारत के एक इतिहास लेखक, इसको बोलते हैं कि 1857 की क्रांति में लड़ने वाले कई सारे सैनिक तो वर्दी में किसान थे, तो बड़ी मात्रा में उसमें किसानों का असंतोष था, पीजन अनरेस्ट था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने सेना का पुनर्गठन करा और सेना को दो भागों में बांटा गया। एक थी मार्शल रेसेस, एक थी नॉन मार्शल रेसेस। मार्शल रेसेस का मतलब लड़ाकू जातियां, नॉन मार्शल रेसेस का मतलब
गैर लड़ाकू रातियां। 1857 की क्रांति के बाद महर जाति का ब्रिटिश की सेना में कम पार्टिसिपेशन होता दिखा और दलितों की स्थिति में पहले ही गिरावट थी, वो गिरावट भी आती चली। खासकर ज्योतिबा फूले ने जो आर्य इनोवेशन थ्योरी में समाज के डोमिनेंट वर्ग पे अपने क्रिटिसिज्म को करके एक ओपिनियन का निर्माण करा, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहीं ना कहीं गोपाल बाबा वालंगकर ने भी अनटचेबल्स को अपनी टारगेट ऑडियंस बना के विठल विध्वंसक पत्रिका को लिखा था। और यही जो थे एक प्रकार से आगे चल के B.R. अम्बेडकर के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। तो यह कोई ऐसा नाम नहीं था मित्रों जो अनसुना नाम हो, जिसके बारे में आपने ना सुना हो, या जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने के तौर पे पता नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से विचार करना पड़ेगा, खासकर जितने भी लोग इस साल की परीक्षा में बैठ के इस तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्नों की आपसे चर्चा की है, उसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसको अटेम्प्ट करना मुश्किल था, यदि सही दिशा में तैयारी की गई थी तो यही आपको पता लगेगा जब किसी भी बात की हम एनालिसिस करते हैं कि कहां कमी छूट रही है, किसको कैसे पढ़ने की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। पारमितास, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बोधिसत्व से रिलेटेड है, ये महायान से रिलेटेड है। जैनिज्म और बुद्धिज्म तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक रहा है। और देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपसे कहूंगा मित्रों, ये जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, भक्ति सूफी आंदोलन हो गया। अब आप पिछले क्वेश्चन को ही ले लीजिए, मैं आपको इसको भक्ति सूफी आंदोलन से जोड़ के बताता हूं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो विठल विध्वंसक और गोपाल बाबा वालंगकर, आखिरकार ये महाराष्ट्र से ही क्यों ज्योतिबा फूले और बाबा वालंगकर जन्मे। तो आप इसकी जड़ें देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र आंदोलन हुआ था जो कि भक्ति और सूफी आंदोलन के समय का था। अब देखिए, जब आप भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जैसे जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन का दक्षिण से उत्तर की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार हुआ, कहीं कहीं क्षेत्रों में नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा। और नाथ पंथ का प्रभाव जिस भी क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगा, वहां पे जाति विभाजन कमजोर होता चला जाएगा, जो क्लास डिवीजन था वो कमजोर होता चला जाएगा, जो कास्ट डिवीजन था वो कमजोर होता चला जाएगा। नाथ पंथ की ये खूबी रही कि वो ज्यादा इक्वलिटी की बात कर रहा था, वो कास्ट डिवीजन को कमजोर कर रहा था। तो महाराष्ट्र में नाथ पंथ का विशेष प्रभाव रहा और नाथ पंथ के विशेष प्रभाव के चलते क्लास डिवीजन कमजोर होने लगा, जाति विभाजन कमजोर हुआ और एक समान मराठी पहचान का उद्भव हुआ। एक कॉमन मराठा वो जो थी पहचान जो थी, आइडेंटिटी थी, वो राइज हुई। क्लास डिवीजन के आधार पे नहीं, कास्ट डिवीजन के आधार पे नहीं, बल्कि एक समान मराठी पहचान का विकास हुआ। तो जब आप समान मराठी पहचान की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि क्यों इतने महाराष्ट्र से समाज सुधारक भी आए थे। बाद में चल के फिर रामदास जैसे संत भी आए, उन्होंने आध्यात्मिक तत्वों के साथ साथ भौतिक तत्वों पे भी बल दिया, और आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक तत्वों पे जब बल दिया गया तो आप देखोगे कि आगे चल के शिवाजी ने, मतलब जो निम्न जाति के लोग थे, उनके साथ मिलकर अपनी सेना को खड़ा किया था। तो इतिहास को पढ़ने का तरीका यह होता है कि आप कितना जोड़ के उसको पढ़ पा रहे हो। जोड़ के यदि आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ प्रश्न यदि करने में डिफिकल्टी भी आ रही होगी तो भी आप उसको आसानी से अपने लॉजिक के माध्यम से कम दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते हो। यह बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यह कहां से निकली बात? जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति और सूफी आंदोलन, ये कुछ टॉपिक्स यूपीएससी के लिए थोड़े से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म में से प्रश्न बनते हैं हर साल, और भक्ति सूफी आंदोलन से भी बनते हैं।
इस साल भक्ति सूफी आंदोलन में से प्रश्न नहीं आया। अब जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति सूफी आंदोलन, कुछ ऐसे भी ये क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कोई घटनाक्रम नहीं होता, तो आमतौर पे बच्चे इनसे थोड़े से रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करूं मैं आपसे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के साथ साथ मेंस में भी कई बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जोड़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और जैनिज्म, उनका जो स्यायवाद की थ्योरी पे विश्वास था, एक बार इस पे क्वेश्चन आया। तो दूसरा आप ये क्वेश्चन तैयार रखना कि किस प्रकार से जो बुद्ध एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। मित्रों, जब आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ें तो आप इस बात को याद रखें कि बुद्ध केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो एनलाइटनमेंट को ऑफर कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि ध्यान करिए। बुद्ध एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक समाज सुधारक भी थे। और मॉडर्न इंडिया में बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जिस बुद्ध का रिवाइवल किया गया था, वो बुद्ध एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे थे। तो ये कनेक्शन तो आपको पता होना ही चाहिए मित्रों। अब क्या है कि बच्चों के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि सर क्यों इस क्षेत्र के बारे में हम ज्यादा पढ़ें। जब आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तब आप भारत के धर्म, भारत के कल्चर और हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कंपैरिजन देखें। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्री रहे, उनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी वे रहे, उन्होंने अपनी एक किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस में इस बात को क्लेम किया है कि भारत में शुरुआत से लोकतांत्रिक परंपरा के तत्व थे, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के फैक्टर्स थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म उससे जोड़ के देखे जा सकते हैं। ब्राह्मणिज्म जब पीक पे था तब जैनिज्म और बुद्धिज्म आते हैं। एक का वर्चस्व पहले था, तब दूसरे दो आते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म को प्रतिक्रियावादी धर्म भी बोला जाता है। उसके बावजूद भी इनमें आपस में कुछ हिंसक संघर्ष नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक हमारे यहां पे सोचने की परंपरा, मतलब विचारों को लेकर स्वतंत्रता हमेशा रही है। तो अब आप ऐसे पार्ट को यदि नहीं पढ़ेंगे, आप आज इस बात का रेलेवेंस नहीं समझ पाएंगे। 2015, 17 और 19 के पेपर को देख के भी आप इस डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो यूपीएससी की पढ़ाई के ऊपर हमें रिथिंक करना जरूरी हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। बोधिसत्वा महायान शाखा, काफी बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। पारामितास वाज ऑल अबाउट दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ साथ मैं आपको जितनी भी जानकारी अन्य भी देता चल रहा हूं, उसका कारण यह है अल्टीमेटली यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर तो हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे इस वीडियो को केवल इसलिए देख रहे हैं, काफी सारा आंसर शीट भी प्रोवाइड होती हैं, लेकिन आंसर क्या सटीक है ना, उनमें कितनी एक एक्यूरेसी की संभावना है। कुछ ये चेक करने के लिए भी आए होंगे जिन्होंने पेपर ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन आप लोगों का अल्टीमेट लक्ष्य, जो दूसरे बच्चे हैं जिनको भविष्य में पेपर देने हैं, उनका यह भी होना चाहिए कि एक पैटर्न आप पता लगा पाए। वैसे तो यूपीएससी में किसी पैटर्न को पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप देखिए लगातार कहीं सेक्टर से, कुछ क्षेत्र से प्रश्न आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को तो कम से कम हमें डेप्थ में तैयार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। अब देखो यूपीएससी इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन को मानता है या सेकंड थर्ड ऑप्शन को मानता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जहां तक इसका आंसर बी माना जाना चाहिए। देखिए मित्रों, इस मुद्दे को लेके भी काफी न्यूज में बात रही थी कि जो महिलाओं की मैरिज है उसको 21 साल कर दिया जाना चाहिए।
काफी सारे आर्टिकल्स भी इसके बारे में आए। कुछ आर्टिकल्स में तो मुझे याद है रखमाबाई को भी कोट किया गया था। ये एक आगे चल के डॉक्टर भी बनती हैं। लगभग 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। तो इट वाज अबाउट एज ऑफ कंसेंट। ये आगे अपनी पढ़ाई को कैरी करना चाहती है और उसी चलते ये पूरा रखमाबाई केस होता है। तो ये एज ऑफ कंसेंट को लेकर था। और ये कंजुगल राइट्स का मतलब होता है, कंजुगल का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 को पढ़ेंगे तो वहां भी इसके बारे में है। तो कंजुगल राइट्स का मतलब दाम्पत्य अधिकारों को लेके जो था। तो इसमें सेकंड और थर्ड इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा बी। देखिए मित्रों, विश्व में आप कितने देशों के इतिहास के बारे में पढ़े? मैंने अपनी किताब में भी इस बात के ऊपर एक्सटेंसिवली चर्चा की है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरे देशों की तुलना में, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस की तुलना में, क्या ज्यादा खूबी रही। एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी क्रांति का दर्जा दिया जा सकता है? क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट केवल एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था या इसमें भी कुछ क्रांतिकारी तत्व थे? अमेरिकी क्रांति के बाद जॉर्ज वाशिंगटन का जब चुनाव हुआ पहले राष्ट्रपति के तौर पे, केवल 6% वाइट मेल को ही जॉर्ज वाशिंगटन के चुनाव में वोट देने का अधिकार था। 6% वाइट मेल। नॉन वाइट्स को नहीं था, ब्लैक्स को नहीं था, स्लेव्स को नहीं था, महिलाओं को नहीं था, प्रॉपर्टीलेस व्यक्तियों पे नहीं था। इसलिए एक बियर्ड करके आलोचक हैं, उन्होंने तो कहा है कि अमेरिकी संविधान एक संविधान नहीं था बल्कि एक आर्थिक दस्तावेज, एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट था। यूपीएससी में एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आ चुका है। और विश्व के आप बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ोगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स काफी बाद में मिले। भारत में ही 1919 में महिलाओं के वोटिंग राइट्स में के विषय में चर्चा हो चुकी थी और ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1923 में मिले। तो ब्रिटेन जब भारत पे शासन कर रहा था तो वो स्वयं भी तो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। ब्रिटेन क्लेम करते थे कि हम सुपीरियर हैं और भारत में वहां से पहले महिलाओं के वोटिंग राइट्स को लेकर बात हो गई। तो ये तो कैसा आयरनी है। तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स कई देशों की स्वतंत्रता के बाद मिले, उनका संविधान भी बन गया, चुनाव भी हुए, बाद में जाके महिलाओं के वोटिंग राइट्स प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे अमेरिकी क्रांति के कई वर्षों के बाद ब्लैक्स को वोटिंग राइट, अश्वेतियों को वोटिंग राइट प्राप्त हुए। भारत में आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुए, दलित्स को भी वोटिंग राइट्स प्राप्त हुए। यह इसलिए संभव हो पाया, हम अपने समाज और धर्म सुधार आंदोलन के दरमियान सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जब हमारे चल रहे थे, तब हम कहीं ना कहीं कई सारे सुधारक दलित उद्धार की भी बात करते रहे और महिलाओं के अधिकारों की भी बात पैरेलल होती चली। हो सकता है अगर ऐसा ही कोई नेता 1789 से पहले अमेरिका में निकल के आता, अब्राहम लिंकन की तरह जिन नेता बाद में आया भी सही, वो यदि पहले आया होता तो ब्लैक्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाते। वो बाद में उनके यहां हुआ। भारत में तो नेशनल मूवमेंट के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट ये बातें चलती रही। तो ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा कि कैसे इंडियन नेशनलिज्म इंक्लूसिवनेस की तरफ पहुंचा, कैसे भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा। हिंदी मूवी का मुझे गाना याद आता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही
तो घर से ही निकलते ही कुछ दूर चलते ही अलग अलग वर्गों को हम शामिल करते चले और इस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ा और सभी को अपने अधिकार स्वतंत्रता पश्चात प्राप्त हुए। तो यह बात तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ती है, कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात भी पैरेलल चलती रही। जब आप पढ़ेंगे तो यह चीज भी सामने आएगी, और जब बाबा वांगलकर की बात दलितों को कैसे नेशनल मूवमेंट से जुड़ते चले तो तब आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे। मेरे पास इन दोनों प्रश्नों को लेके काफी ज्यादा वो आई, थोड़ी सी बेचैनी बच्चों के मन में दिखी, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया उस फॉर्मूले की नजर से आप देखेंगे तो यह भी प्रश्न आपसे बनना चाहिए था। खासकर जो न्यूज थी इसमें इसके ऊपर चर्चा भी चल रही थी। इंडिगो कल्टीवेशन, ये तो सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, आखिरकार क्यों नील की खेती भारत में गिरने लगी थी। ज्यादा चर्चा मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा। जर्मन मार्केट में सिंथेटिक डाई का आविष्कार होने के चलते, नए इन्वेंशन होने के चलते इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी थी। तो अभी तक के क्वेश्चन ज्यादा टफ कैटेगरी के नहीं थे। अब इस क्वेश्चन को भी आप मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हो। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में क्वेश्चन आया, याद आ रहा होगा आपको, बुद्ध एज ए सोशल रिफॉर्मर B.R. अम्बेडकर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, पूरा कनेक्ट करते चलिएगा। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए मित्रों, सतवीरावदीज जो थे ये हीनयान शाखा से रिलेटेड थे, तो महायान गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। थर्ड दोनों में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्ध संगतियां हुई थी, और 4 बुद्धिस्ट संगति में से दूसरी बौद्ध महासंगति में सतवीरावदींस से एक और शाखा निकल जाती है जिसका नाम था महासांगिका। और ये जो महासांगिका था इसी से निकलता है महायान बुद्धिज्म। तो आप लोग देख लीजिए, अगर सतवीरावदींस की बात की जाए तो महायान से ये रिलेटेड नहीं था बल्कि महासांगिका था। और लोको तारावदीन भी अगर आप देखेंगे तो महासांगिका ही एक सेक्ट था। अब मित्रों, ये जो टॉपिक है ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर मैं आपके साथ एक क्लास को कंडक्ट करके इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करूंगा। यूपीएससी में हमेशा की तरह मित्रों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड थे। जैसे कि हमेशा यूपीएससी में आता है टर्मिनोलॉजी बेस्ड 2-3 आते हैं। तो हुंडी का मतलब ए बिल ऑफ एक्सचेंज था, इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए थी। तो हुंडी का मतलब ए बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने हुंडी को अपने व्यवहारिक जीवन में भी सुना होगा। इसको एक चेक के रिप्लेसमेंट की तरह देखा जाता है। अगर आप कभी भी कोई देन लेन करते हो तो चेक के बाद जो एक तरीका होता है देन लेन का वो हुंडी में किया जाता है। आज भी वर्तमान समय में भी ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इस क्वेश्चन को ऊपर में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, इट वाज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना था। जितने भी बच्चे मान के चलते थे कि प्राचीन भारत के इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमको स्किप कर देना चाहिए। जैसे कि इस बार मिडिवल में से नहीं आए तो अगले बार आप जब अटेम्प्ट करें तो उसको स्किप कर दें। लेकिन यह सोच आपके लिए बहुत विध्वंसक हो सकती है। पिछले बार 5 क्वेश्चन थे, एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं। कुछ प्रेडिक्ट ना करते हुए यदि हम तैयारी के प्रति आगे बढ़े वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ये फिर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। कुल्य वापा, द्रोण वापा, गुप्त पीरियड में जब सामंतवाद बढ़ने लगा, आप लोग जब सामंतवाद के इतिहास के बारे में पढ़ोगे
फ्यूडलिज्म के भारत में पोस्ट मौर्यन पीरियड में कैसे राइज हुआ, गुप्त पीरियड में कैसे बढ़ा, और गुप्त पीरियड में अपने सामंतों की वफादारी को गेन करने के लिए कान्योपायन की पॉलिसी समुद्रगुप्त लाते हैं, और फिर कैसे हर्षवर्धन की डेथ के बाद सामंतवाद बढ़ा, और सामंतवाद जो था वो लैंड पे आधारित सिस्टम था। तो ये जो थी मेजरमेंट ऑफ लैंड पे आधारित थी गुप्त पीरियड और पोस्ट गुप्त में। विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा, देश की गाथा या देश की कहानी या देश की कथा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, 1904 में लिखी गई थी और 1910 में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ था देश की कथा या देश की कहानी के नाम से। सखाराम गणेश देशकर। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इसमें यह ऑप्शन दिया गया है, यूज ऑफ देश बाय देशकर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, कि क्या देश की कथा नाम का जो किताब सखाराम गणेश देशकर ने लिखी थी उसमें केवल देश का मतलब केवल बंगाल से था, स्पेसिफिक रीजन से था। अगर कुछ बच्चों ने सखाराम गणेश देशकर के बारे में पढ़ा है तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि इनकी जितनी भी काम थे उसमें बहुत ज्यादा स्थानीयता के तत्व थे, लोकलिटी की बहुत बात करा करते थे। उससे एक मन में भ्रम पैदा हो सकता है कि हां हो सकता है स्थानीयता के तत्व इनकी बातों में होते थे तो बंगाल को ही टारगेट करके इन्होंने लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पूरी ब्रिटिश जमाने में जो देश की स्थिति थी उसके बारे में बात करते थे। अगर थर्ड ऑप्शन गलत है तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए आपके, फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि डिफिकल्ट कैटेगरी का तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसके बारे में ना सुना हो इस प्रश्न के बारे में, सखाराम गणेश देशकर के बारे में, तो आप इसको मिस कर जाएं, अन्यथा ये किया जा सकता था। देखिए मित्रों, इस बार के यूपीएससी के पेपर से खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन से एक सीधी बात तो पता लगती है, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पीजेंट रिवोल्ट, जनजाति और किसान आंदोलन, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, समाज और धर्म सुधार आंदोलन, ऐसे टॉपिक्स को आमतौर पे बच्चे ज्यादा डेप्थ में यदि कवर नहीं करेंगे, और कवर करने की दिशा में इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसमें पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में। तो इस बार काफी अच्छे क्वेश्चन थे। बाबा बालगंगाधर के बारे में हमने प्रश्न देखा, रखमाबाई के बारे में हमने क्वेश्चन देखा, और अब हम ये उलगुलन दया ग्रेट टमल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, और बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899-1900 से संबंधित है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में वेलेजली एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज 1800 में वेलेजली के द्वारा कलकत्ता कॉलेज की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट या ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको ट्रेन करने के लिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें मित्रों एक और अभी बाकी है, जिसमें अगर इस बात के ऊपर विचार किया जाए तो कम से कम जैसे कि 19 क्वेश्चन थे तो 15 तो अटेम्प्ट किए जा सकते थे। यह क्वेश्चन भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसमें भी एलिमिनेटिंग द ऑप्शन करके आप कर सकते थे। पाणिनि 4th 5th सेंचुरी, पुष्यमित्र सुंग 2nd सेंचुरी, पहला वाला गलत है। और अगर आप देखेंगे कालिदास तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, गुप्त डायनेस्टी के थे। इनकी वाकाटकों की नीति आप लोगों को पता होगा, मैंने
लगभग फरवरी के माह में एक वीडियो को बनाया था जो वाकाटका और प्रभावती गुप्त के बारे में थी। तब मैंने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। नवरत्न इनके हुआ करते थे, कालिदास इनके ही नवरत्न थे। अमरसिम्हा भी हर्षवर्धन के नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के ही नवरत्न थे, पोइट थे। तो इसका आंसर रहेगा बी। एक बार फिर से आप लोगों के सामने टर्मिनोलॉजी रिलेटेड प्रश्न है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने की ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी एनसीईआरटी को कवर करना होना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनमें दिमाग लगाना बड़ा जरूरी था। अब ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया, मार्क्स और गांधी के बीच में जो एक तुलना के बारे में पूछा गया है, ये वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर भी मैं चर्चा करूं, तो मैंने आपके साथ चर्चा की। आप लोगों के सामने पूरे क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया। ये पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ मुख्य परीक्षा के अगले कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ूंगा, अगले सेशंस के साथ। और विद दिस वी कम टू एंड। आप अपनी कोई भी यदि क्वायरी है, कोई आपका सुझाव है, उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेरे साथ साझा करें और उसके ऊपर मैं एक वीडियो नहीं लेके जरूर आऊंगा। और आज के लेक्चर के हम यहीं पे अंत में आते हैं और अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।